हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बात याद रखिए, एक सरप्राइज आने वाला है आप सब लोगों के लिए 2 तारीख है, तो उसके बाद में। और ये जो पेपर है ये है 7 मार्च शिफ्ट 2 का। और 7 मार्च शिफ्ट ए वाला कर चुके हैं, केवीएस का प्रीवियस ईयर भी कर चुके हैं। ये थर्ड वीडियो है मैथ्स की क्लास की, तो ये देख लीजिएगा। ये आज मैं हिंदी में लिया है पूरी। इंग्लिश वाले भाई देखना, मेरे को भी हिंदी कम ही आती है, पर ट्राई करते हैं आज। ठीक है, ट्राई करते हैं आज भाई, समझ आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश वाले को तो आराम से समझ आएगा। ठीक है, देखिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 34% बढ़ा दिया गया है। मीन्स 1 किलो चीनी थी, उसका जो प्राइस है वो 34% बढ़ा दिया गया है। अब कीमत 51 रुपये बढ़ जाती है। मीन्स 34% जब बढ़ाया तब 51 रुपये बढ़ गई। जब 34% बढ़ाया तब कीमत 51 रुपये बढ़ गई। तो बताना है 1 किलो चीनी का नया मूल्य कितना हो। देखो 34% था, ये 34% था। 34% बढ़ाने की वजह से 51 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो 7 दूनी और 7 तिये, तो 2% की वैल्यू कितनी? 2% की वैल्यू 3 रुपये। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है ना। तो 100% की मीन इसको 100% बनाना है, तो इधर 50 से मल्टीप्लाई, इधर अगर इधर इस साइड 50 से करोगे तो साइड 50 से मल्टीप्लाई आएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 100% की वैल्यू आ गई 150 रुपये। ये बात क्लियर? 100% की वैल्यू 150 रुपये। अब ये तो आई है इसकी पहले जितना इसका रेट था ना, एक किलो चीनी का, वो आई है। अब क्योंकि 51 रुपये बढ़ी है, उसमें 34% बढ़ी भी तो है। मीन्स 51 रुपये बढ़ी है, तो 150 रुपये में 51 रुपये और जोड़ दो, क्योंकि नया मूल्य पूछा है ना, नया मूल्य पूछा है। तो 150 रुपये में 51 रुपये जोड़ दोगे तो कितना? 201 रुपये। क्लियर है? तो 201 रुपये इसका आंसर है। ये बात क्लियर? चलो आगे चलो, इसको थोड़ा छोटा कर दो। चलो, ये वाली बात क्लियर, आई होप सो। अब देखो, ये देखो पी और क्यू का भार 12:10 अनुपात में है। क्यू का भार 25% बढ़ा दिया गया। मीन्स क्यू 25% बढ़ा दिया गया है, और पी और क्यू को कुल मिला के 50% बढ़ा दिया गया। ठीक है, मीन्स क्यू तो 25% बढ़ाई है, और अगर पी और क्यू का देखें ना कुल मिला के, वो बढ़ा है 50%। तो अभी कुल भार है 132 किलोग्राम है। मीन्स बढ़ने के बाद कुल भार 132 ग्राम है। तो बढ़ोतरी के पश्चात पी का भार क्या है? मीन्स बढ़ने के बाद पी का वेट बताना है। बढ़ने के बाद पी का वेट देखो, एक बार देखो क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें से। ठीक है, ये ऊपर का दिख रहा है, ठीक है। अब देखो 12:10 था भार का अनुपात। मीन्स टोटल कितना था? टोटल 22 था। पी और क्यू का मिला के टोटल 22 था। ये किलोग्राम नहीं है, ये यूनिट है। यूनिट मान के चलो, ये चाहे तुम यहाँ पे एक्स लगा लो। 12:10 था, मीन्स 22 था। ये 22 ना वेट नहीं है। मीन्स इसको 12x और 10x मान के 22x मानो। मीन्स फिलहाल मैं 22 लिख रहा हूँ, x नहीं लिख रहा। x से ना फिर थोड़ी सी मैं x नहीं लिख रहा। ठीक है, अब देखो 22 है यहाँ पे। अब P और Q का कुल भार कितना बढ़ाया? 50%। तो 22 का 50% मीन्स आधा, 22 का आधा 11, तो वो बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो मीन्स 33 कर दिया गया। क्लियर है बात? 22 था और P और Q को दोनों को मिला के 50% बढ़ा गया। 50% मीन्स आधा, तो 22 का आधा 11, तो 22 में 11 बढ़ा दिया 33। अब जो भार बढ़ के हो जाता है वो है 132 किलोग्राम। अब इस 33 यूनिट की वैल्यू 132 किलोग्राम है। क्लियर है वाली बात? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 4 किलोग्राम। क्लियर है वाली बात? 132/33 4 आएगा, तो 4 किलोग्राम आ गई एक यूनिट की वैल्यू। तो मीन्स 33 की 132, तो इस 22 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 22 यूनिट की हो जाएगी 88 किलोग्राम। क्लियर? और इनकी कितनी हो जाएगी? 12 चौके 48 किलो, और ये 40 किलो। अब ये देखो, ये तो बढ़ोतरी से पहले का था ना, ये तो बढ़ोतरी से पहले का था। 22 बढ़ोतरी की बात करते 33 है, तो ये बढ़ोतरी से पहले का वेट है 48 और 40। अब क्योंकि क्यू में भी 25% बढ़ाया गया, 25 मीन्स 1/4, 25% मीन्स 1/4, तो 40 का 1/4 मीन्स 10, तो 10 तो इसमें बढ़ाया गया मीन्स 50। ठीक है, 25% बढ़ाया गया 40 का, तो 40 का 1/4 बढ़ाया गया होगा ना, तो 40 का 1/4 कितना होता है?
10 बढ़ाया गया होगा, तो 40 में 10 बढ़ा दिया 50, टोटल कितना बढ़ा, टोटल बढ़ा 132। क्लियर है? तो कितना और बढ़ाया गया यहाँ पे, 50 ये और 32 वो, तो कितना 82 किलोग्राम। तो पी का बढ़ने के बाद वेट कितना हो गया, 82 किलोग्राम। क्लियर है वाली बात? तो इसका आंसर 82 किलोग्राम। जिसको ना समझ आएगा फिर से एक बार देख लेना। अभी देखो, स्कूटर है पी और क्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलती है, और क्यू से पी आती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से औसत स्पीड आनी है। औसत मीन्स एवरेज स्पीड आनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ये। तो स्पीड बताओ इसकी। तो पहली स्पीड कितनी थी, पहली स्पीड थी 40, दूसरी स्पीड कितनी थी, दूसरी स्पीड थी 30, अगली स्पीड कितनी थी 40 और प्लस 30। ये जब भी काम आएगा जब ना डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस सेम है, ये वाला फॉर्मूला जब भी काम आएगा जब डिस्टेंस सेम हो। डिस्टेंस सेम मीन्स देखो पी से क्यू आया और क्यू से पी आया, मीन्स पी से क्यू गया और क्यू से पी आया है, तो मीन्स डिस्टेंस सेम है ना, तभी काम करेगा ये फॉर्मूला। क्लियर है वाला? वैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे 70 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 240 बटे 70, 240 नहीं सॉरी 2400 आ जाएगा ना, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो इधर से कट जाएगा, तो कितना बचा 240 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तो ये वाला इसका आंसर है। चलो अब देखो, इसमें ग्राफ था, ग्राफ नहीं है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्लियर बात? ये देखो, ये नंबर दिया गया है 9-7, देखो ये नंबर दिया गया है 9-7 y 3x, और ये 90 से विभाजित हो रहा है। अब 90 में देखो 90 में क्या क्या छुपा हुआ है, 90 में एक तो 9 छुपा हुआ है और एक 10 छुपा हुआ है। आपको पता है 10 का अगर कोई टेबल है, अगर 10 से वो कट रहा है तो उसके आखिरी में जीरो तो आनी आनी है, आखिरी में जीरो तो आनी आनी है। मीन्स अगर 120 है, वो 10 के टेबल में आता है, आखिरी में जीरो आ रही है, तो मीन्स अगर कोई 10 के टेबल में आएगा तो आखिरी में जीरो आनी आनी है, और इसमें 90 है क्योंकि इसमें 10 भी है, तो इधर भी जीरो आनी ही आनी है। तो x की वैल्यू कितनी, जीरो। अब ये बाकी नंबर है 9 से डिविजिबल, अब बाकी 9 से है, 9 से मीन्स कि इसके डिजिट्स का टोटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, इसके डिजिट्स का टोटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 प्लस 0 0, तो 19 बचा y। अब इसको आपको y की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। देखो 18 होता है 9 से डिविजिबल, उसके बाद 27 होता है, तो इसको 27 बनाओ। 27 मीन्स अगर y की वैल्यू 8 होती तो ये 27 बन जाता, और जो कि 9 से डिविजिबल हो जाता। तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 0, तो 8 माइनस 0 कितना आएगा, 8 माइनस 0 8। क्लियर है? तो इसका आंसर 8। इसमें बोला है एक वस्तु 1500 रुपए की खरीदता है, वह यातायात 500 रुपए खर्च करता है, इस वस्तु को बेचने पर उसे अब भी 500 रुपए का लाभ होता है। तो मीन्स 1500 रुपए खरीदता है, उसके एक्स्ट्रा खर्चा उसके 500 रुपए और रख जाता है, और उसको बेचने के बाद भी उसे कितने का 1500 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन में ना 1500 का उसने खरीदा, 500 खर्चा किया, मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस उसको पड़ी कितने की, 2000 की पड़ी कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? उसने बेचा कितने का, उसने बताया कि उसको 500 रुपए का और फायदा होता है, मीन्स उसने बेचा सेलिंग प्राइस कितना 500 का। लाभ प्रतिशत था ना, लाभ प्रतिशत 500 का हुआ, और लाभ प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, मीन्स जितनी आपकी लागत मूल्य है ना उसी पे निकलता है। तो बटे में 2000 और परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100। क्लियर है? तो यहां से कितना 5 बार। अब देखो इसका ना आंसर ना 25% आ रहा है। अब यहाँ पे इस आंसर की में गलत दिया हुआ है आंसर, तो इसका आंसर ना 25% आ रहा है। 20% तब आएगा तब इन्होंने प्रॉफिट जब इन्होंने प्रॉफिट पूछा होता ऑन सेलिंग प्राइस, जब इन्होंने प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पूछा होता ना तब इसका आंसर 20% आता है। पर अभी क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट पूछा, तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा तो 500 का प्रॉफिट 2000 पे निकलेगा, तो कितने का आपका 25% का। ठीक है, इसमें भी देखो क्या बोलते हैं वो मैं बताया ना,
इसमें आंसर की में शो नहीं होती, तो इमेज इसमें इमेज डाली हुई थी वो शो नहीं हुई। और इसमें हमेशा याद रखिए बोर्ड मास लगाना है आपको, ठीक है, बोर्ड मास जरूर याद रखिएगा आप, मेन पॉइंट बोर्ड मास, ठीक है। अभी देखो दो पाइप हैं P1 P2, एक खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं। उसके बाद पाइप 3 है वो पूरी की पूरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दो पाइप P1 P2 को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद 3 घंटे बाद P3 को भी खोल दिया जाता है। तो बताओ संपूर्ण टैंक कितने घंटे में भर पाएगा। अब देखो मैंने बताया इसको 6 यहाँ लिखते हैं, इसको 8, वो एलसीएम लेने वाला छोड़ दो जो चक्कर तुम लेते हो ना, और एक खाली करता है तो यहाँ पे -16। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 48, जो कि तीनों के टेबल में आता हो, जो कि तीनों का टेबल। ये इसकी एफिशिएंसी, ये इसकी एफिशिएंसी और ये इसकी एफिशिएंसी। क्या करना है 48 एलसीएम ले लिया, उस 48/6 8, 48/8 6, 48/16 3, ठीक है। मीन्स आपको डिवाइड कर देना है बेसिकली आर्स को, इस टोटल, ये टोटल वर्क आता है बीच में, इससे डिवाइड कर देना, जो भी ये आंसर आएगा इनकी एफिशिएंसी आएंगी, ठीक है। अब P1 और P2 को 3 घंटे तक खोला जाता है, तो P1 और P2, ये P1 है ये P2 है, 1 घंटे में 8 भरते हैं, ये 1 घंटे में 6 भरते हैं, तो दोनों 1 घंटे में मिलके कितने भरेंगे, P1 और P2 दोनों 1 घंटे में मिलके कितने भरेंगे, 14 भरेंगे, 14 भरेंगे ना 1 घंटे में। 3 घंटे में कितना भर देंगे, 3 घंटे में मिलके दोनों 42 भर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि टोटल वर्क कितने का है 48 का, तो बचा कितना 6। अब 3 घंटे बाद तीनों खोल दिए गए, तीनों मीन्स 1 2 3, तो पहले 14 भर रहे थे, उसके बाद ये 3 खाली कर देगा, मीन्स अब 1 घंटे में तीनों मिले कितना भरेंगे, P1 P2 और P3, मीन्स 8 से 14, 14 - 3 11। अब दोनों मिलके, तीनों मिलके 1 घंटे में 11 भरेंगे, और क्योंकि 6 भरना है और बटे में 11 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी तो किया हमने। तो अब काम कितना बचा, 6 बचा है, और भर कितने रहे हैं 1 घंटे में, 11 भर रहे हैं, तो 6/11 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 11, अब इसका एलसीएम ले लो, 11 3 33 33 और 6 39/11 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक राशि 40 वर्ष के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज 4/5 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब देखो 4/5 आपको पता है साधारण ब्याज में हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम मिलता है हर साल। मीन्स अगर पहले साल में 6% मिला है, दूसरे साल में भी 6, तीसरे साल में भी 6, मीन्स सेम परसेंटेज मिलता रहता है आपको बार बार, क्लियर है। अब देखो 4/5 मिला है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, मीन्स टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है, टोटल इंटरेस्ट क्या निकालो, इसका परसेंटेज निकालो इसका, तो 5 20 मीन्स 80% मिला है टोटल, 80% मिला है। 80% कितने साल में मिला है, 40 साल में मिला है 80% ब्याज, क्लियर। तो 1 साल में कितना मिला हुआ, 2% ब्याज, ठीक है भाई। ये फॉर्मूले से ना करके ऐसे करोगे ना अच्छा रहेगा। बस साधारण ब्याज का ये कंसेप्ट दिमाग में रखना कि हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम मिल रहा होगा, जिससे कि जो 4/5 है, मीन्स 4/5 साधारण ब्याज मिला किसका, प्रिंसिपल का। तो मीन्स अगर प्रिंसिपल 100 है तो ब्याज कितना 80 मिला हुआ, 40 साल में 80 ब्याज मिला, 40 साल में 80, तो 1 साल में दो ब्याज मिला हुआ, और 200 का कितना होता है, 2% ही होता है, क्लियर है वाली बात। देखो एक घनाभ की लंबाई दे रखा है 90 60 और उसका वॉल्यूम दे रखा है 64 800, तो ये बताना है, उसकी ऊंचाई बतानी है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होती है, वॉल्यूम। तो लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट नहीं दी हुई, वॉल्यूम कितनी दी हुई है 64 800। इसकी यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। इस 0 से ये 0, सॉरी इन 2 0 से ये 2 0 कटेंगे। 6 से 648, अब देखो डिवाइड करने मत बैठ देना, 6 से 648, तो 648 को तोड़ लो, एक तो 600 में एक 48 में, 600 आपको पता है 100 से जाएगा, और 48 किससे जाएगा, 8 से जाएगा, तो 108 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और 9 से ये 12, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर की, क्लियर है। तो सीधा बच्चों वाला सवाल था, बेसिक सा सवाल था, इसमें चित्र दिया हुआ है जो कि हमें दिख नहीं रहा था, इसे छोड़ दो इसको, ठीक है। ये देख लो
एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ हैं B1 और B2 जिनका रेशो 5:7 है। अब इसका 12 लीटर जो मिश्रण है वो निकाल दिया जाता है और उसको B2 से बदल दिया जाता है। अब जो B1 और B2 का अनुपात हो जाता है 2:3। तो बताना कंटेनर में B1 का कितना अनुपात। अब देखो इस सवाल को ना करने का सबसे आसान तरीका ये है, देखो पहले जितना था वो लिख लो 5:7, जितना हो गया वो लिख दो 2:3। क्लियर। अब देखो 5:7 है मीन्स 12 है टोटल, x मान लो 12x, निकाला कितना गया 12 लीटर। तो एक की x की वैल्यू मीन्स कितनी, 1 लीटर आ जाएगी। ठीक है, मीन्स कि जो 12 लीटर निकला, जैसे कि अब इस कंटेनर में 5:7 में मिश्रण पड़ा है, अब जो मिश्रण निकलेगा वो भी तो इसी रेशियो में निकलेगा। मीन्स अगर आपने इससे 1 कप पानी निकाला तो पानी मीन्स जो भी इसमें सॉल्यूशन है वो निकाला तो वो भी उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में पूरा लिक्विड है। पूरा लिक्विड रेशियो में कितना है 5:7। तो जो आप उस कप में आपने पानी निकाला ना तो वो भी उसी रेशियो में निकलेगा 5:7 में। तो अब इसमें देखो 12 लीटर मिश्रण है। क्लियर है। तो इसमें से जब इसने निकाला 12 लीटर तो 5:7 में ही निकला होगा, 5:7 में निकला होगा। मीन्स 5 लीटर तो किसका निकला हुआ B1 का, है ना, और 7 लीटर किसका निकला हुआ B2 का। क्लियर है, इतना निकला हुआ। अब उसके निकालने के बाद B2 बदल दिया गया, B2 से बदल दिया गया, मीन्स B2 डाल दिया 12 लीटर, तो B2 डाल दिया 12 लीटर। ठीक है, तो मीन्स B2 कितना +5। ठीक है, मीन्स B1 -5 लीटर हुआ है और B2 +5 हुआ, क्योंकि B2 का 7 निकला उसके बाद 12 चेंज कर दिया तो +5 हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की 5 से और 2 की 7 से, तो दोनों को माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। मीन्स 3 दूनी 15 और 7 दूनी 14, तो 15 - 14 1 यूनिट है ये। ठीक है, और इसको ऐसे करना है 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15 माइनस करना है। और क्योंकि यहाँ पहले से एक माइनस है, 3 पंजे 15 -15 आएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 25 आ जाएगी। और क्योंकि ये लीटर में है तो ये 25 लीटर आएगी। क्लियर है, तो 1 की वैल्यू लीटर 25 लीटर आई है। अब ये 1 की वैल्यू आई है, आप चाहे इसमें पुट कर दो इसमें पुट कर दो, जो भी निकालना है आप बस इन दोनों में ही पुट कर सकते हो 1 की वैल्यू। मीन्स अगर आपकी इसमें से 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 × 25 125 लीटर और 7 × 25 175 लीटर। इसमें पुट नहीं कर सकते, ठीक है, नीचे वाले में। ये जो 1 यूनिट का आंसर है वो बस ऊपर वाला रेशो का आंसर आता है। अब शुरू में कंटेनर में कितना B1 पूछा है, B1 ये था 5 था पहले, तो 5 × 25 125 लीटर। सबसे आसान सॉल्यूशन इसका यही है, तो कृपया करके यही आप करिए। ठीक है, अभी देख लो जी, इसमें बोला हुआ है 3, ये अनुपात है 3:5:7। इसमें पूछा हुआ है इनके वर्गों का योग 1328 है। 3 संख्याओं में सबसे बड़ी मान क्या है। अब देखो 3:5:7, इनमें x ले लो, मान लो x। ठीक है, तो 3 9x², 25x² 7x²। ठीक है, ये होगा तो 9x² 25x² और 49x²। क्लियर है, इक्वल टू 1328। ठीक है, कितना आएगा ये भाई, 25 और 9 34 और 34 और 49 83। 83x² की वैल्यू आई है 1328। अब देखो ये x² ये तो हमें पता है पूरा का पूरा कटेगा, ये हमें पता है पूरा का पूरा कटेगा। अब क्योंकि 1328 है और ये 83 है, ये 1328 और ये 83 है। अब 83 10 830 आएगा, मीन्स 830 से बड़ा ही है, मीन्स 10 से बड़ा ही है। और 10 से बड़ा तुम देखो स्क्वायर किसका होता है, 10 से बड़ा स्क्वायर 4 का होता है। कितना कितना होता है 16 और 3 छिके 8, मीन्स आखिरी में देखो अगर यहाँ पे 16 बनता है तो यहाँ पे 3 × 6 8 सही बन रहा है, तो ये 16 सही कटेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब क्या पूछा है, 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान। x की वैल्यू 4 आ गई ना, x की वैल्यू 4। अब नंबर ये नहीं है, कहीं नंबर तुम सोच जाओगे 14x², नंबर तो 7x है, नंबर तो 7x है सबसे बड़ा, तो 7
एक्स की वैल्यू 4, तो 7 चौके 28, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 7 चौके 28। क्लियर है वाली बात। चलो आगे चलो। दो रेलगाड़ियां हैं 36 किलोमीटर और 48 किलोमीटर की स्पीड चल रही है समान दिशा में, एक ही दिशा में चल रही है, जिसकी वजह से अगर एक ही दिशा में कोई चीज चलती है तो स्पीड दोनों की माइनस हो जाती है। तीव्र गति में तेज चलने वाली ट्रेन धीमी गति चलने रेलगाड़ी से में बैठे एक पुरुष को पार करने के लिए 33 सेकंड लगाते हैं। मीन्स फिलहाल स्लो वाली जो ट्रेन है वो आगे है और स्पीड जो चलने वाली है वो पीछे है। तो अब ये देखो, ये स्लो वाली मान ली और ये तेज वाली मान ली, ठीक है। अब यहाँ एक बंदा बैठा है स्लो वाली में, अब इसको पास ओवर करने में 33 सेकंड लगाती है। अब ये बंदा है यहाँ से एक खिड़की के बाहर जाकर है, तो ये क्या देखेगा कि ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ मेरे को 33 सेकंड में खत्म होगी। मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगी, जाती 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 यहाँ पे देख लेगा कि हाँ यहाँ टाइमर स्टॉप कर दे, 33 सेकंड हो गए। तो मीन्स इस जो दीर्घ गति वाली ट्रेन है इसने क्या किया, इसने बेसिकली अपना डिस्टेंस, अपनी लेंथ का डिस्टेंस जो चला है। तो जैसे कि आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और क्योंकि ये दोनों क्या चल रही है, सेम डायरेक्शन चल रही है, तो सेम डायरेक्शन मीन्स स्पीड माइनस, तो मीन्स 48 माइनस 36 12, और क्योंकि ये सारा मीटर में और सेकंड में दिया हुआ है तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस जो स्पीड जो तेज चलने वाली स्पीड है उसकी खुद की लेंथ डिस्टेंस हो जाएगी, और टाइम क्योंकि 33 सेकंड लिखा है 33 सेकंड लिख देंगे। तो 3 6 18, 3 11 और 6 दूनी, तो 2 पंजे 10, तो 2 पंजे 10 और 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 110 मीटर का ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 110 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसमें भी देखो वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इमेजेस नहीं है, इसमें भी इमेजेस नहीं है। ठीक है, इसमें आ जाओ। तालाब की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दे रखी है, उसके बाद इसमें से इस क्यूबॉइड में से 2 क्यूब काट दिए गए। इन 2 क्यूब के टोटल सरफेस एरिया बराबर है एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर, और जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ प्लस ब्रेथ दी, मीन्स उसकी लेंथ और प्लस ब्रेथ की क्या दी हुआ है, 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ना उस रेक्टेंगल की हमें लंबाई मीन्स लेंथ बतानी है। अब देखो देखो, ये तो ब्रेथ होती है, ये होती है लेंथ, ये ब्रेथ, ये होती है लेंथ, और ये होती है हाइट, और ये होती है हाइट। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्यूबॉइड है, अब ये 40 है और ये तो 20-20 दे ही रखी है ब्रेथ और हाइट। अब क्या है, इसको ना 2 इक्वल में काट दिया गया। मीन्स अगर मैं इसको यहाँ 20-20 से काट दूं तो ये भी 20 हो जाएगी और ये भी 20 हो जाएगी, और ब्रेथ तो 20 है ही। ठीक है, 2 इक्वल क्यूबॉइड बढ़ गए ना, ये देखो ये वाला एक तो 20-20 और ये वाला 20-20-20। ठीक है, तो मीन्स क्यूबॉइड हो गए जिनकी साइड कितनी होगी, 20 होगी। अब क्या बोला है, इन जो 2 क्यूबॉइड हैं इनका टोटल सरफेस एरिया, इन 2 क्यूबॉइड का, एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। साइड कितनी हो जाएगी इसकी 20, और क्योंकि 2 है ये तो 2, इनका टोटल सरफेस एरिया बराबर रेक्टेंगल के एरिया के। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये देखो ये 400 आएगा, और 400 इंटू 12 4800, ये आ जाएगा 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 160। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता है ये 4800 है, मीन्स क्या है 120 इंटू 40 बन सकता है, ये बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। और ये 120 प्लस 40 है ना, ये आपको दिख जाएगा जब आप ना काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओगे तो ये आपको दिख जाएगा, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 4800 क्या है, 12 इंटू 4 होता है, मीन्स 120 इंटू 40 कर दिया, और 160 बनाना है तो 120 इंटू 40 इसको तोड़ो ही ऐसे कि 160 बन जाए। हाँ 160 बन रहा है, क्लियर है। तो ये बिल्कुल हमने कंफर्म कर लिया कि यही डाटा एग्जामिनर ने डाला हुआ है। तो क्या लेंथ पूछिए, तो लेंथ कितनी 120, लेंथ कितनी 120, तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसमें भी देखो वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, इमेज दी, तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे इसका आंसर सॉल्व। ये देखो 13% की प्रतिशत की छूट के बाद 4350 में बेचा गया वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब देखो अंकित मूल्य मीन्स मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट दोगे
मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट दोगे तब सेलिंग प्राइस आता है। तो मीन्स अगर मैंने मार्क प्राइस 100 मान लिया तो 13% का डिस्काउंट दे दिया, तो मीन्स 87 का बिका हुआ। ठीक है, सेलिंग प्राइस 87 का, बिका कितने का है, कितने में बेचता है, 4350 में, 4350 में। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखो 87 का आधा, 87 का आधा कितना होता है, 43.5। ये आपको दिखना चाहिए, ये आपको फिर सॉल्व करने नहीं बैठना कि 4350 कर रहे हो, ऐसे नहीं। ये आपको दिखना चाहिए कि 87 का आधा 43.5 है। अब क्योंकि 4350 है तो कितना आ जाएगा, 50 अंतर आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये, मार्क प्राइस कितना था 100, तो 100 यूनिट की कितनी, 5000 रुपये। क्लियर, चलो ये देख लो, इसमें तो सिंपल बॉड मास ही लगाना है, तो सॉरी ये देखो बॉड मास पर डिवाइड, तो 48/4। अब देखो आप अगर ऐसे लिख दो ना, आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, अगर कट ना रहा हो और 5 दिए 15 मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये 8। बोर्ड मास ना तब आपको ध्यान रखना जब ना एक साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ हो। अब जैसे यहाँ पे तो 5 दिए 15 मैंने सीधा कर दिया, इसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं कैलकुलेशन में। यहाँ पे ध्यान रखना है बस, जहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ साथ में हो, बस आपको वहां ध्यान रखना है। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो 2 दूनी और ये 29, ठीक है 29 और 15 - 8 7, तो 29 और 7 36। क्लियर है, तो यहाँ आपका होता है ये वाला पेपर खत्म। 7 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर ये होता है आपका लोगों का यहाँ पे खत्म। अब एक्स्ट्रा हम बाकी तो पेपर करा ही रहे हैं आपको, है ना, और 2 तारीख के बाद हम कुछ बढ़िया लाने वाले हैं, जैसे कि बता ही रहे हैं आप लोगों को। और ना काफ़ी सारे बच्चे ऑफलाइन ही कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो अगर कोई ऑफलाइन में इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके बताए। ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके बता सकता है। काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो अगर ठीक ठाक बच्चे मीन्स एक ग्रुप हो जाता है 20 बंदों का, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है तो बता दीजिए, वरना ऑनलाइन तो चली रही है। तो थैंक यू, इस वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।